स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 52 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट पर घंटा, ऑप्शन नंबर सी अश्व शक्ति, ऑप्शन नंबर डी वाट। तो शक्ति का इकाई कौन सा नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सारा का सारा अगर देखा जाए जैसे जूल पर सेकंड, अश्व शक्ति और वॉट, तो ये क्या है, तो शक्ति की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो इसमें हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसको भी ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो वायु दाब मापी को यंत्र मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगर देखा जाए तो लैक्टोमीटर का उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो दूध की मात्रा मापने के लिए करते हैं। थर्मोमीटर हो जाएगा, तापमान के लिए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खालिस्तान के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जब हम किसी भी रबड़ को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें जो मौजूद जो ऊर्जा हुई वो क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध, जैसे कि बांध में इकट्ठा पानी की ऊर्जा, ये भी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, ये भी क्या है, स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रा क्या हो जाएगा, इसको जूल ही मतलब होगा इसका एग्जाम, ये मात्रक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जब वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है तो इस नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर बी गति का चौथा नियम, ऑप्शन नंबर सी गति का दूसरा नियम मतलब न्यूटन के गति का, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो इसमें समझना है संवेग की परिवर्तन बता रहा और बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इससे हम लोग बल का परिभाषा भी निकलता है। और उदाहरण के लिए जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी के द्वारा तेजी से जो आती हुई गेंद को कैच करते समय हम लोग अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, ये गति का दूसरा नियम का तो क्या करता है, बताता है। गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम भी कहेंगे, प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहेंगे और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 kg है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 19 kg, ऑप्शन नंबर बी 760 kg, ऑप्शन नंबर सी
10 kg, ऑप्शन नंबर डी 143.5 kg। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन अगर 38 kg है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 kg होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। 14.3 kg होगा, क्योंकि बुध पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है, 38% होता है। यह सूर्य के सबसे निकट भी होता है, इसको भी ध्यान रख लेना, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी होता है। इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। उसका घनत्व बुध यानी बुध ग्रह का घनत्व कितना होता है, 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस फैक्ट को भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, ऑप्शन नंबर डी स्थिर। तो किसी विस्फोट के कारण जो समुद्र तल में बनने वाली जो तरंगे होती है वो कैसी तरंगे होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर देखा जाए तो समुद्र की सतह पर जो बहने वाली लहरें हैं जो इस टाइप से करती हैं, तो वो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा वो, इसको भी ध्यान रख लेना। अनुदैर्ध्य तरंग वैसी तरंग को बोलते हैं जिसमें माध्यम के कंपन के तरंग के संचरण की दिशा में होती है। और वायु में अगर ध्वनि तरंग को देखा जाए तो ध्वनि तरंग भी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और अगर भूकंप और विस्फोट के कारण जो उत्पन्न तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको भी क्या करना, ध्यान रख लेना। ध्वनि अनुदैर्ध्य, फिर विस्फोट या कंपन के कारण जो तरंग उत्पन्न होगी वो भी अनुदैर्ध्य तरंग होगी, इसको भी ध्यान रख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन खालिस्तान होगा। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि मेरा क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। तो f बराबर कितना लेंगे, -18, फिर u बराबर कितना लेंगे, -12, निकालना पहले v निकालना पड़ेगा। तो इसको अब हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, 1/-18 बराबर 1/v - 1/u, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इधर आएगा, 1/v इधर ही रहेगा, 1/18 और प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। और अगर 1/v निकालना रहेगा डायरेक्टली यहाँ पर हम कर ले रहे, 36 निकलेगा, क्योंकि घट घुट करके हो जाएगा। तो v मेरा कितना आया, 36 आया, और 36 क्या चीज़, पॉजिटिव आया। u दिया हुआ है और v दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u। कितना दिया हुआ है, -36 बटे में -12, माइनस माइनस कट गया, 12 बटे 36, यानी m बराबर मेरा प्लस में 3 आया है। इसको भी ध्यान देना। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 0.6, प्लस में ऑप्शन नंबर बी प्लस में 3, ऑप्शन नंबर सी माइनस में 0.6, ऑप्शन नंबर डी माइनस में 3, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है, चौथा प्लाज्मा है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है पृथ्वी के पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ऑप्शन पढ़ते पहले तब पता चलेगा। फिर क्या बोल रहा है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होती है। यह आकृति पृथ्वी की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को दर्शाती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त देती है।
तो किस आकृति की बात कर रहा है? सॉरी, नीचे दी गई आकृतियों से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? अनुमान क्या नहीं लगाया जा सकता है? नहीं वाला आंसर देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्लाज्मा का बात किया जाए वो शरीर के कोशिकाओं वाला थोड़ी ना बात किया जा रहा है, इससे हम लोग को समझना है। बाकी सब में तो चौथी अवस्था का बात किया जा रहा है, पदार्थ वाला बात किया जा रहा है, तो बाकी सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विलवणीकरण या जिसको बोलेंगे डिसालिनेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी, यह सड़न या क्षय की प्रक्रिया है। तो विलवणीकरण किस टाइप की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमक, नाम से पता चला विलवणीकरण, नमक पानी से क्या करते हैं? खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, यही कहलाता है डिसालिनेशन या फिर इसको विलवणीकरण। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम। ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। ऑप्शन नंबर सी, एवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स का नियम। तो जूल का जो नियम हुआ वही हो जाएगा, क्योंकि जूल का नियम क्या बताता है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन मतलब जूल का नियम क्या बताता है? तो जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती तो धारा के प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी को क्या बोलते हैं? जूल का नियम कहते हैं। ऊर्जा का या ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे गैस का नियम जो कि गैस के नियम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी, अपघटन। ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। ऑप्शन नंबर डी, जंग लगना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हुआ। और अगर हाइड्रोजन में कमी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। इसको भी ध्यान रख लेना है। रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती है निम्न प्राथमिक प्रकार की होती है। कौन कौन तरह का? जैसे संयोजन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, दोहरी विस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आदि। ये सब क्या है? रासायनिक प्रक्रिया का एक मतलब प्रकार हुआ एक तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं? HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO3। तो ऑप्शन नंबर ए CH3COOH, H2CO3, पहला ऑप्शन ये पूछता है। ऑप्शन नंबर बी में H2SO4, HNO3 और H2CO3। ऑप्शन नंबर बी ये वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर सी में HCl, CH3COOH, H2SO4, या फिर ऑप्शन नंबर डी CH3COOH, H2SO4, HNO3 या H2CO3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी CH3COOH और H2CO3 ये इसका क्या है? दुर्बल अम्ल है एक तरह का। दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे? वो अम्ल जो मतलब कि एक तरह से न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। एसिटिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो गया। H2CO3 जिसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहेंगे, ये इसका क्या है? दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है।
दोनों का नाम भी बता दिए। CH को एसिटिक एसिड कहते हैं और H2CO3 को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि डोबे राइनर के त्रिक के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य में हो सकता है, जबकि कैल्शियम का दिया हुआ परमाणु द्रव्यमान 40.8 और बेरियम का दिया हुआ परमाणु द्रव्यमान 13.7। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रांशियम, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो मध्य में कौन सा हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का औसत ही निकालना रहता है। आप औसत निकाल लीजिएगा, निकलेगा क्या निकलेगा? स्ट्रांशियम निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जोड़ करके बोलेंगे 3 1 4, ये 7 और 7 10 के 0, हमें बचा 1 सॉरी 7 और 4 3 7, हाँ बाई 2 2 8 16 और उसके बाद हो जाएगा 2 8 16 और ये 2 8 16 लगभग 88 पॉइंट दे रहा है कुछ भी। तो यही किसके स्ट्रांशियम के करीब में आ रहा है, यानी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी धावन सोडा, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि बेकिंग सोडा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर फॉर्मूला बोला जाएगा NaHCO3, ये होता है, इसको ध्यान रख लेना, NaHCO3 ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर मतलब एक घटक है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 15 का? आप लोग भी जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी एडिटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर, इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी एक प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं हैं वे उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर बी एक अकेला जीव एकाधिक कोशीय स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सी जीव का पोषण स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि ये बात क्या है? गलत है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होगा उसमें उतनी कम ऊर्जा होगी, ये बात क्या है? गलत है। जीव का जो पोषी स्तर होता है जितना निम्न होगा उसमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है।
बाकी ऑप्शन ए, बी और डी क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारत ने खालिस्तान में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन किया। ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2002, ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2002, ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2002, ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 2002। तो 18 का क्या हो जाएगा सही जवाब? तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2002। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि क्योटो, ऐसे अगर देखा जाए तो कब हुआ था? क्योटो, जापान के क्योटो शहर में UNFCCC द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जो कि 11 दिसंबर 1997 में हुआ था। और भारत इसको कब स्वीकार किया था? तो 26 अगस्त 2002 को भारत अपना क्या किया था, समर्थन किया था और इसको स्वीकार किया था, एक तरह से हस्ताक्षर किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, कंकालों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी, मानचित्रों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी, सिक्कों का अध्ययन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। अगर पूछा जाएगा कंकालों का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वैसे ही अगर देखा जाएगा मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो इसकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन सा ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक, ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम, ऑप्शन नंबर सी, एपिकल मेरिस्मेटिक ऊतक, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल मेरिस्मेटिक ऊतक। तो कौन सा पाया जाता है? अब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। छल्ला का बात कर रहे हैं, लेटरल उसी में पाया जाता है। और ये कैसा होता है? तो ये बेलनाकार होते हैं और इसके कारण ही पादप की मोटाई में क्या हो पाती है, वृद्धि हो पाती है। इसी को हम लोग द्वितीयक वृद्धि भी कहेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी चार्ल्स डार्विन इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, उभयचर में खालिस्तान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर बी, पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर सी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर डी, बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मेरा घर इतना मतलब आसपास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, इस वजह से वीडियो आ भी नहीं पाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि
कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाएं माने कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी बिंबाणु जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंबाणु। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी थक्का जमाने में कौन? यही बिंबाणु जो प्लेटलेट्स होता है यही मदद करता है। कहीं पे भी कट जाता है ना तो ये प्लेटलेट्स उसी जगह पे एकत्रित हो जाता है और खून को बहने से रोकता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण होता है आपका सीमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल अगर देखा जाए 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। को भी बस ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अंतर्ग्रथन, और नाम याद रखना आप लोग को इंग्लिश में साइनेप्स। अंतर्ग्रथन भी याद रखिए लेकिन साइनेप्स एकदम जरूर से याद रखना है। वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका खालिस्तान आवेग गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए एक उपकला कोशिका से दूसरी तक, ऑप्शन नंबर बी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ऑप्शन नंबर सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका क्या करती है? तंत्रिका आवेग गुजरती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। 25 में कह रहा है निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर बी एनेस्थेटिक, ऑप्शन नंबर सी एंटीसेप्टिक और ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक। तो बोल रहा है जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि एंटीबायोटिक का हम लोग यूज करते हैं कोई भी जीवाणु संक्रमण उपचार के लिए। वैसे ही अगर देखा जाए एंटीसेप्टिक ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकने का काम करता है। एंटीपायरेटिक ये क्या होता है? एक जहर वाली मतलब औषधि है जो ज्वारहारी, और ये क्या करती है? शरीर के ताप को कम करने का काम करती है। एनेस्थेटिक जो हुआ वो क्या करती है? संवेदन हीनता महसूस करने की त्वचा का अवरोध करती है। इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना है। अगर आई होप आप लोग को क्लास पसंद आ रहा हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए।